हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और आज हम क्लास 11th हिस्ट्री का थीम नंबर 3 नोमैडिक एम्पायर का डिटेल्ड डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। और इस एक ही वीडियो में हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कवर कर रहे होंगे, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है नोमैडिक एम्पायर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको वीडियो की स्टार्टिंग में लग सकता है कि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो शर्त ये है इस चैप्टर की कि आपको ये चैप्टर पूरा डिटेल में केयरफुली देखना होगा। और आपको क्या करना है कि जैसे आप वीडियो जब देख रहे हैं ना, तो साइड बाय साइड अपनी एनसीईआरटी को खोल लीजिए और जो जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे वो आपको साथ के साथ एनसीईआरटी में लाइन कर लेना है, सो दैट आपको वीडियो की एंडिंग में ऐसा लगे कि सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो आपको महसूस हो कि भाई मेरा ये जो चैप्टर है ये पूरा कवर हो गया है। तो आप साइड बाय साइड एनसीईआरटी से इसको लाइन करते चलिएगा जो जो हम चीजें पढ़ रहे होंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? नोमैडिक एम्पायर। तो हमें सबसे पहले ये तो पता हो कि यहाँ पर ये जो वर्ड नोमैडिक है और ये जो वर्ड एम्पायर है इनका मतलब क्या है। एम्पायर वर्ड का मतलब तो हमने पीछे वाले चैप्टर में भी देखा था, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर ये जो वर्ड एम्पायर है ये किस सेंस में यूज हुआ है, तो हम धीरे धीरे बड़े बड़े ही डिटेल्ड वे में इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो नोमैडिक वर्ड है इसका क्या मतलब है। जैसे नोमैडिक वर्ड तो ऐसा वर्ड है जो हम काफी बार सुनते हैं अपनी डेली लाइफ में भी। तो नोमैड्स जो होते हैं या फिर जो नोमैडिक पीपल होते हैं वो आखिरकार होते कौन है, तो यहाँ पर मैंने साइड में लिख भी दिया है। नोमैड्स कौन होते हैं? नोमैड्स होते हैं वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? घुमक्कड़। जिनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता, जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होती, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और टेम्पररी जो है शेल्टर्स लेते हैं किसी जगह पर। मतलब एक जगह पर ये परमानेंटली सेटल नहीं होते, इसी वजह से इन्हें नोमैड्स कहा जाता है। और इनका हिंदी में क्या मतलब होता है? घुमक्कड़। और इसी वजह से इन्हें वॉन्डरर्स भी कहा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड इन फैमिली असेंबलीज। अब इनका कोई स्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर थोड़ी होता है या फिर इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी होती है जो इन्हें चलाएगी, जो इन्हें कंट्रोल करेगी, जो इनके रूल्स को फॉर्मुलेट करेगी, जो इनके लॉज बनाएगी। ऐसा कुछ तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सब कुछ इनफॉर्मल वे में है। आज जो हम अलग अलग कंट्रीज में डेमोक्रेसी, मोनार्की, ये सारी चीजें देखते हैं, ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स है ना, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस है ना। बट नोमैडिज्म में तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर तो लोग जो है अपनी फैमिली स्ट्रक्चर्स में ही रह रहे हैं और वहां पर वैसी ही सारी चीजें चला रहे हैं। तो नोमैडिक में क्या होता है? वॉन्डरर्स होते हैं और फैमिली असेंबलीज में ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। इनकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो कंप्लीटली क्या होती है? अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड इकोनॉमिक लाइफ से मेरा क्या मतलब है? मतलब यहाँ पर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, ना यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड सर्विस होती है। जैसे आज के टाइम में हम क्या देखते हैं, हर चीज के लिए एक स्पेशलाइज्ड जो है एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन हमें देखने को मिलते हैं, है ना। स्किलफुल पर्सन देखने को मिलते हैं, उन्हीं को फिर हम स्पेशलाइज्ड काम देते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं। बट यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है नोमैडिज्म के अंदर, वो ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर्सन के अंदर बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए तभी वो उसको कर पाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर बेसिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फैमिली के अंदर ही हमें देखने को मिलती है कि भाई कोई एल्डर पर्सन होगा तो वही एक हिरार्किकल उस ऑर्डर में सबसे एपेक्स पे होगा। तो ये तो हो गया नोमैडिक। अब यहाँ पर एम्पायर का क्या मतलब है? तो एम्पायर में हमें क्या देखने को मिलती है? स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। गवर्नेंस के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है लोगों को। वहां पर कोई हायरार्की नहीं होती, लोगों की डिमांड्स को सुना जाता है और उनकी विशेष के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है ना। तभी तो एम्पायर रन कर पाएगा, तभी तो हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। मटेरियल लोकेशन होती है। हाँ, अब जैसे नोमैडिज्म में क्या होता है? टेम्पररी सेटलमेंट्स होती है, बट एम्पायर में परमानेंट सेटलमेंट होती है। तभी तो उसके सराउंडिंग में जब एक परमानेंट सेटलमेंट होगी तभी तो वो कभी ना कभी डायनेस्टी रहा होगा उस परमानेंट सेटलमेंट के आसपास। जब उसने अपना एक्सपेंशन बढ़ाना शुरू किया होगा तब वो किंगडम बना होगा। एंड जब वो अपनी पीक पे चला गया होगा अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के, तब जाकर वो एम्पायर बना होगा। तो सबसे पहले जरूरत किस चीज की है? स्टेबिलिटी की। तो एम्पायर में ये भी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर तो प्रॉपर। हमने एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट में भी समझा था ना कि किस तरह सबसे ऊपर एपेक्स पे कौन होगा? किंग होगा। देन वीसो कौन होगा? नोबिलिटी क्लास, नोबल्स, और उसके बाद पीजेंट्री क्लास। तो प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना। तो ये सारी चीजें हमें एम्पायर के अंदर देखने को मिलती है। बट नोमैडिक एम्पायर में अब देखिए दोनों चीजें अपनी जगह पर सही है, बट अगर मैं इन दोनों चीजों का फ्यूजन कर दूं तो रिजल्ट क्या होगा? तो इसका रिजल्ट क्या होगा वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जब नोमैडिज्म
एक एम्पायर की फॉर्म ले लेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा। इस चैप्टर का नाम है नोमैडिक एम्पायर, और यहाँ पर ये दोनों ही टर्म्स अपने आपस में एक दूसरे को क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप बड़े ही आसानी से दे सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नोमैड्स एंड एम्पायर्स एंड हाउ दे कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर। और हमारे चैप्टर की शुरुआत भी इसी लाइन से होती है कि हाउ दीज टर्म्स द नोमैडिक एम्पायर अपीयर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। तो हम बड़े ही आसानी से बता सकते हैं, और हमसे अगर कोई पूछे कि नोमैडिक क्या होता है और एम्पायर क्या होता है तो वो भी हम बता सकते हैं कि नोमैडिज्म में क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता, अनडिफरेंशिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड फैमिली असेंबलीज होती हैं, और एम्पायर में स्टेबिलिटी होती है, गवर्नेंस के लिए पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाता है, उन पॉलिसीज को देखने के लिए भी एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, मटीरियल लोकेशन होती है, दैट मीन्स देयर इज अ परमानेंट सेटलमेंट when we talk about empires, but when we talk about nomadism then there is no permanent settlement because people are dependent on their temporary shelters। तो ये ऐसे आपको ये चीजें याद रखनी है। तो ये पूरा पैराग्राफ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। उसके बाद इस चैप्टर में हम किस चीज को पढ़ने वाले हैं, और मैंने कहा कि ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बना कौन रहा है, तो वो है हमारा यहाँ पर ग्रेट मैन, ग्रेट लीडर, जो कि है जिसको हिंदी में चंगेज खान कहते हैं और इंग्लिश में गेंजिस खान। तो यहाँ पर हम इसे चंगेज खान कहेंगे। तो किस तरह मंगोलिया के नदन मंगोलिया से निकला हुआ एक पर्सन, निकला हुआ एक ट्राइबल मैन जिसे चंगेज खान, स्टार्टिंग में जिसका नाम तेमुजिन था, उसे चंगेज खान मिला एज अ टाइटल जब उसने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। तो उस चंगेज खान ने किस तरह इतना बड़ा एम्पायर बना लिया। कहाँ तक एम्पायर बनाया, रशिया, मॉस्को तक, यूरोप के कुछ हिस्से, पर्शियन एम्पायर का पूरा हिस्सा, और इंडिया में भी नदन इंडियन रीजन तक वो पहुंच गया था, बट वो इंडिया में कभी भी आया नहीं, और चाइना तो उसने पूरा कैप्चर कर लिया था। तो एक ट्राइबल मैन ने इतने बड़े लैंडमार्क्स को कैसे कैप्चर कर लिया, ये पूरी स्टोरी हम देखेंगे। और जब वो अपनी कैप्चरिंग, अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा था, तो उस बीच उसे कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, और उसे तो डिफिकल्टीज फेस करनी ही पड़ी, बट जब वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा था, जिन जिन जगहों पर वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा था, उन जगह पर रहने वाले लोगों को कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम चाइना पर जो है वो मेनली फोकस करेंगे, क्योंकि चाइना को इसने बुरी तरह से ब्रूटली मैसेकर किया था। अब चाइना और मंगोलिया में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफी। मंगोलिया इज एन आइसोलेटेड स्टेट, आइसोलेटेड कंट्री, आइसोलेटेड रीजन। कैसे, क्योंकि वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पर एग्रेरियन एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की जा रही, क्योंकि वो जो रीजन है वो काफी एरिड रीजन है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना, चाइना क्या है, काफी फर्टाइल रीजन है ना, ये सारी चीजें। और चाइना के अंदर जितनी भी सोसाइटीज, जितनी भी कम्युनिटीज, जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज रह रही हैं, वो सारी सेडेंट्री है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड सेडेंट्री है वो बहुत बार आएगा, और यहाँ पर ये जो वर्ड सेडेंट्री है इसका क्या मतलब है, परमानेंट सेटलमेंट, वो सोसाइटीज जो किसी जगह पर परमानेंटली रह रही है। तो ये तो चाइना के फीचर्स हो गए। बट मंगोलिया में क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो है ही नहीं, टेम्पररी सेटलमेंट है, रीजन भी एरिड नहीं है, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी नहीं होती, फार्मिंग भी नहीं होती। इसी वजह से मंगोलिया में जो लोग रहते हैं वो या तो पेस्टोरलिज्म करते हैं, मतलब एनिमल हर्डिंग, या फिर हंटिंग और गैदरिंग। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि चंगेज खान ने जो अपना इतना बड़ा एक्सपेंशन किया, तो स्टार्टिंग में जब चंगेज खान मंगोलिया से निकला, क्या था उस रीजन में, जहां मंगोलिया में होमोजेनिटी थी इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, सेम तरह के लोग उस एक ट्राइब में रहेंगे। बट चंगेज खान जब अपना एक्सपेंशन करेगा तो हेट्रोजेनिटी तो आएगी इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, है ना। तो किस तरह उसने अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों को अपने अंदर इंटीग्रेट किया बाय रिस्पेक्टिंग देयर आइडियोलॉजीज, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उन सारी चीजों को अडोप्ट किया, उनको सप्रेस नहीं किया। तो ये ऐसी अच्छी चीजें भी हमें चंगेज खान से सीखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट नोमैडिक एम्पायर। जब भी आप हिस्ट्री पढ़े ना, तो अभी से एक चीज की आदत डाल लीजिए कि अगर मैं आपको कुछ भी बता रही हूँ, या फिर आपको कोई भी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी बता रहा है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम विच यू आर टेलिंग मी दिस थिंग। मतलब अगर आपको कोई भी हिस्ट्री के बारे में कुछ बता रहा है, तो आपको सबसे पहले उससे पूछना है, काउंटर क्वेश्चन करते हुए, कि आप ये जो चीजें मुझे बता रहे हो वो तो ठीक है, बट आपकी ये सोर्सेज क्या है, कहाँ से पढ़कर आप मुझे ये चीजें बता रहे हो। तो आपका ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए। और अगर आप कोई भी आंसर राइटिंग में जब आंसर लिखे ना, चाहे वो पॉलिटी का लिखे, चाहे वो आप हिस्ट्री का लिखे, चाहे ज्योग्राफी में तो चला नहीं होता, बट अगर आप हिस्ट्री का कोई भी आंसर लिख रहे हैं ना,
तो आप अपने आंसर को सोर्सेज के साथ शुरुआत कर सकते हैं कि फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन, फ्रॉम दिस मतलब कोई भी सोर्स हो सकती है, आर्टिफैक्ट, वी गेट टू नो दिस। फिर आप अपना आंसर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया अप्रोच होती है। सबसे पहले सोर्स को बताइए, उसके बाद बताइए कि आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। जैसे अब हम मंगोलिया की ही बात कर रहे हैं तो हमारे पास सोर्सेज क्या है, ये क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट टू नो अबाउट द नोमैडिक एम्पायर। तो हमें सोर्सेज क्या क्या मिलती है। अब ये जो स्टेपी ड्वेलर्स हैं, पहली बात स्टेपी का क्या मतलब है, स्टेपी ग्रासलैंड रीजन को कहा जाता है। ये जो सेंट्रल एशियन वाला रीजन है ना, यहाँ पर जिस तरह की ग्रासेस ग्रो होती हैं उस पूरे रीजन को स्टेपी कहा जाता है। जैसे अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ ना, तो अफ्रीका में जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, वहां पर जो ग्रासेस ग्रो होती है ना उसे वेल्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो ग्रासेस ग्रो होती है उसे कैंटाबरी कहा जाता है। ब्राजील में जो ग्रासेस होती है उसे पंपोस कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासेस होती है उसे प्रेरीज कहा जाता है। अब मैं ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं बता रही ताकि आपको चीजें कनेक्ट हो सके, इस वजह से मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। तो स्टेपी किसे कहा जाएगा, जो यूरोपियन सेंट्रल एशियन रीजन में ग्रासेस होंगी। अब एक बात बताइए, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके बीच से ही चंगेज खान निकला है, तो वो तो लिटरेट नहीं है, उनके पास तो इतनी नॉलेज नहीं है कि वो लिखना शुरू कर दे, क्योंकि उनको लिखाई पढ़ाई का काम तो आता नहीं है। तो ये नोमैडिक एम्पायर के बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो कई सारे क्रॉनिकल्स, कई सारे ट्रैवलोग्स, जो जो ट्रैवलर्स इस रीजन में आए, जिन्होंने यहाँ की कम्युनिटीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, उन्होंने यात्रा वृतांत लिखे, उनसे हमें पता चलता है। हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं सिटी बेस्ड लिटरेचर से। तो ये दो तीन जो कीवर्ड्स है ना, आप इनको याद कर लीजिए, ये आपके सोर्सेज हैं यहाँ पर जो हमें नोमैडिक एम्पायर के बारे में बताते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। उसके बाद हम हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। अब यूरो एशियन कॉन्टिनेंट, इससे क्या मतलब है, यूरोप का कुछ हिस्सा और एशिया का कुछ हिस्सा। यूरो एशियन कॉन्टिनेंट में अब हम बात कर रहे हैं अर्ली डिकेड्स ऑफ 13th सेंचुरी की। मतलब अर्ली डिकेड्स ऑफ 13th सेंचुरी से मेरा क्या मतलब है, 1210, 1220, 1230 एडी की मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ। अब ये जो टाइम था, इस टाइम पर यूरो एशियन कॉन्टिनेंट में जो लोग रह रहे थे वो डरना शुरू हो गए, उन्हें डेंजर महसूस होने लगा, उन्हें फीलिंग ऑफ कंटेंशन, फीलिंग ऑफ फियर, मतलब डर की भावना जो है ना अब उनमें आनी शुरू हो गई। क्योंकि उन्हें एक चीज समझ में आ गई थी कि सेंट्रल एशियन रीजन से एक पर्सन है जिसका नाम है चंगेज खान। अब उसका जो एक्सपेंशन है वो शुरू हो गया है, और वो ब्रूटली जो भी उसके बीच में आ रहा है उसको मैसेकर करते हुए उसको अपने अंडर लेता लेता जा रहा है। तो ये जो फीलिंग ऑफ फियर है ये आनी शुरू हो गई यूरो एशियन कॉन्टिनेंट के रीजन में भी। तब इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ 13th सेंचुरी। अब चंगेज खान क्या कर रहा था, चंगेज खान यूनाइटेड द मंगोल पीपल, ये तो उसने किया ही। मतलब सबसे पहले चंगेज खान ने क्या किया, चंगेज खान कहाँ से है, नदन रीजन ऑफ मंगोलिया, नदन मंगोलिया से निकला हुआ एक पर्सन है चंगेज खान, एक ट्राइब से, मतलब बोरदुंग ट्राइब, बोरजुगिद क्लैन से ये निकला हुआ है। तो पहले सबसे पहले इसने अपने रीजन के जितने भी लोग थे उनको यूनाइट किया, उसके बाद इसने एक्सपेंशन किया। तो ये बात थी। उसके बाद चंगेज खान पॉलिटिकल विजन। अब चंगेज खान का सपना क्या था, अब हम इसमें सारी चीजें पढ़ेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब एनसीईआरटी में होता क्या है कि कुछ भी कहीं से भी शुरू हो जाता है, तो हमें पढ़नी तो एनसीईआरटी पूरी सीरीज में ही होगी ना। अब आप सोच रहे होंगे कि चंगेज खान अचानक से कहाँ से आ गया, तो वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसी इसकी शुरुआत हुई, कब ये बोर्न हुआ, उसके बाद कब इसकी डेथ हुई, सब पढ़ेंगे। बस अब जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, आप दिमाग में मतलब ऐड करते चलिए, फीड करते चलिए चीजों को। अब चंगेज खान का पॉलिटिकल विजन क्या था, इसका विजन सिर्फ इतना ही नहीं था कि मंगोलिया के अंदर जितनी भी ट्राइबल कॉन्फेडरेसी हैं, जितने भी संघ है, उनको यूनाइट करना। इतना छोटा इसका ड्रीम नहीं था, इतना छोटा इसका पॉलिटिकल विजन नहीं था। इसका पॉलिटिकल विजन था पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लेना। और उस टाइम पर वर्ल्ड का क्या मतलब था, क्योंकि अमेरिका की डिस्कवरी थोड़ी हुई है कि अटलांटिक ओशन के उस पार क्या चल रहा है वो भी इसको पता है और वो भी इसको कॉन्कर करना है, ऐसा कुछ तो नहीं था। तो उस टाइम पे सेंट्रल एशियन वाला रीजन, पर्शियन रीजन, वही इनके लिए पूरा वर्ल्ड हुआ करता था। तो उस पूरे रीजन को कैप्चर करना इसका पॉलिटिकल विजन था, जो इसने पूरा भी किया। मतलब इसने अपने जीते जी तो ये पूरा कैप्चर नहीं कर पाया, बट इसके जो सक्सेसर आए उन्होंने पूरा यूनिफाई कर लिया था। हाँ, वो इंडिया में नहीं घुस पाया चंगेज खान, वो अलग बात है। तो पर फिर भी इसने जो अपना पॉलिटिकल विजन है वो कुछ हद तक इसने पूरा कर लिया था। अब चंगेज खान जो अपने आप को क्या कहता था कि मुझे गॉड ने मैंडेट दिया है वर्ल्ड को रूल करने के लिए, मैं खुद से रूल नहीं कर रहा, मुझे गॉड ने भेजा है। तो इस तरह ये अपनी अथॉरिटी को लेजिटिमेसी लेने की कोशिश कर रहा है। इस तरह ये अपनी अपनी अथॉरिटी को मतलब रेक्टिफाई कर रहा है कि मुझे गॉड ने मैंडेट दिया है तो वर्ल्ड तो मुझे रूल करना ही है। तो ऐसे ही अपनी टैक्टिक्स को इस्तेमाल करता है। अब इसने कौन कौन से रीजन्स को कंसोलिडेट किया इस मंगोलियन चंगेज खान ने,
तो इसने कौन कौन से रीजन को अपने अंडर लिया? चाइना, नदर्न चाइना के कुछ रीजन को, ट्रांसोक्शियाना। अब ट्रांसोक्शियाना वाला रीजन कौन सा है? अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, तुर्कमेनिस्तान का कुछ हिस्सा, उज्बेकिस्तान का कुछ हिस्सा। मतलब अगर आप वर्ल्ड मैप को याद करेंगे ना, तो आपको वर्ल्ड मैप तो आपको याद कर ही लेना है, जितनी भी कंट्रीज है ना उनकी लोकेशन आपको याद होनी ही चाहिए। तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन तीनों कंट्रीज से एक रिवर पास होती है जिसका नाम है अमू दरिया, या फिर इंग्लिश में उसे ओक्सस रिवर भी कहते हैं। उसके नदन वाला जो रीजन है उसे कहा जाता है ट्रांसोक्शियाना, ये आपको याद रखना होगा। अफगानिस्तान, ईस्टर्न ईरान, रशियन स्टेपीज, मॉस्को तक पूरा रीजन किसने? चंगेज खान ने अपने अंडर ले लिया था और एक लार्जेस्ट एम्पायर बनाया, जो अभी हम देखेंगे भी। हमने ये देखा ना, ये देखिए, रशिया, मॉस्को तक, मंगोलिया तो पूरा आ गया था, चाइना पूरा, पर्शियन रीजन पूरा, यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप के कुछ हिस्से, तो ये पूरा मिलकर क्या बना? मंगोल एम्पायर। उसके बाद चंगेज खान का एक ग्रैंडसन होता है जिसका नाम है मोंके। वो मतलब फ्रेंच रूलर है लुइस नाइन, उसको कहता है कि चंगेज खान जो है वो सन ऑफ हेवन है, और तुम जो है इसके रैथ से, इसके एंगर से बच नहीं सकते, तुम्हें भी कॉन्कर किया जाएगा। और इसी को ये एक यूलोलॉजी है। यूलोलॉजीज क्या होती हैं? जिसमें एम्परर के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखे जाए। जैसे प्रशस्ति नहीं होती, हम पढ़ते हैं प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है हरिशेन ने, तो उसमें क्या लिखा? सब कुछ समुद्रगुप्त के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, तो वो क्या है? यूलोलॉजीज। ऐसे ही मोंके एक यूलोलॉजिस्ट को डिफाइन करते हुए बताता है कि किस तरह उसमें लिखा हुआ है, फ्रेंच रूलर को वॉर्न कर रहा है वो, कौन? मोंके, चंगेज खान के तर्ज पर, कि हम हर किसी रीजन को कॉन्कर कर लेंगे, चाहे वो यूरोप का ही हिस्सा हो। उसके बाद, और ये सही में ये हकीकत भी है, मतलब वो थ्रेट नहीं दे रहा मोंके यहाँ पर ये कहते हुए कि चंगेज खान के एंगर से कोई नहीं बच सकता। ये हमें हकीकत में देखने को मिलता है। कैसे? 1236 से 41 में कैंपेन्स ऑफ बाटू, जो कि अनदर ग्रैंडसन था किसका? चंगेज खान का, क्या करता है? डिवास्टेटेड रशियन लैंड्स अप टू मॉस्को, पोलैंड को सीज कर लेता है, हंगरी को सीज कर लेता है, वेना को सीज कर लेता है। इसके अलावा चाइना, मिडल ईस्ट एंड यूरोप शोइंग चंगेज खान कॉन्क्वेस्ट, यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप के भी कुछ हिस्सों को। और यहाँ पर ये जो लोग हैं यूरोपियन मिडल ईस्ट वाले लोग, अब ये जब ये चंगेज खान और उनके जो आने वाले सक्सेसर्स होते हैं वो इन रीजन्स को कैप्चर कर लेते हैं, तो ये सारे कहते हैं कि अब हमारा डे ऑफ जजमेंट चल रहा है, और ये रैथ ऑफ गॉड है, भगवान का हमारे प्रति गुस्सा है, जो चंगेज खान, भगवान ने चंगेज खान को भेजा है, और उसके जरिए भगवान जो है अपना गुस्सा हम पर निकाल रहा है, और ये डे ऑफ जजमेंट है, हमारे बुरे कामों का नतीजा है। तो ऐसा वहां पर लोग अपने वे में इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउ डिड मंगोल्स क्रिएट एन एम्पायर दैट ड्वार्फ्ड द अचीवमेंट्स ऑफ अदर वर्ल्ड कॉन्करर अलेक्जेंडर? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको दो ग्रेट मैन देखने को मिलते हैं हमारी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, एक तो अलेक्जेंडर द ग्रेट और एक चंगेज खान। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस तरह ऐसे कौन से रीजन्स रहे होंगे जिसकी वजह से चंगेज खान ने अलेक्जेंडर के एम्पायर से भी बड़ा एम्पायर बनाया। अलेक्जेंडर भी वर्ल्ड को कॉन्कर नहीं कर पाया था, वर्ल्ड को तो चंगेज खान भी नहीं कॉन्कर कर पाया, बट कंपैरेटिवली चंगेज खान का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो कहीं ज्यादा था इन कंपैरिजन टू अलेक्जेंडर। तो ऐसा क्यों? पहली बात, अब हमें एविडेंसेस क्या क्या है, तो आपको सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ, चिंता मत कीजिए। अगर आपको अलेक्जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, तो आप ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट में सब कुछ हो जाएगा कवर। अलेक्जेंडर जो है मैसेडोनिया से निकला हुआ एक इंसान है, और इसका बर्थ जो है 356 बीसीई में होता है। अब अलेक्जेंडर का जो पॉलिटिकल विजन था वो था वर्ल्ड कॉन्कर, जैसे चंगेज खान का था, और अलेक्जेंडर ने कई हिस्से कॉन्कर भी किए। अलेक्जेंडर ने कहा, मैं तब तक अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं रोकूंगा जब तक मैं भारत के अंदर सबसे पहली बार कहीं पानी ना देख लूं, मतलब कहीं ओशन ना देख लूं, तब तक मैं अपना एक्सपेंशन रोकूंगा नहीं। और यही कहकर वो अपना ग्रीस मैसेडोनिया से अपना एक्सपेंशन शुरू करते हुए पूरे पर्शियन एम्पायर, ईरान, इराक, सीरिया, इजराइल, उसके बाद स्तान्स रिपब्लिक जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सारे रीजन्स को कैप्चर करते हुए ब्यास रिवर तक आ जाता है। ब्यास रिवर पर आने के बाद वो आगे नहीं बढ़ता, क्यों नहीं बढ़ता? उसके कई रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के साथ जो उसके ग्रीक सोल्जर्स थे वो काफी थक चुके थे, 8 साल से वो वॉर पे थे, 8 साल से वो अपनी फैमिली से दूर थे। तब उन्होंने कहना शुरू किया कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारी फैमिली जो है वो जिंदा है भी या नहीं, तो हम अब जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हम यहीं से रिट्रीट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये कहा जाता है कि इस वजह से अलेक्जेंडर जो है ब्यास नदी को कवर करते हुए भारत में नहीं आया। दूसरा रीजन ये कहा जाता है कि भारत के अंदर उस टाइम पे जो डायनेस्टी थी नंद एम्पायर, उससे डर गया था अलेक्जेंडर, तो इस वजह से वो भारत नहीं आया। एक रीजन ये दिया जाता है।
तो इस वजह से अलेक्जेंडर कभी भी भारत नहीं आया। उसके बाद चंगेज खान जो है वो भी भारत नहीं आया। ये चीजें हमें इन दोनों में कॉमन देखने को मिलती है। बट चंगेज खान का जो एक्सपेंशन था वो पर्शियन एम्पायर तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि अलेक्जेंडर का एक्सपेंशन तो सिर्फ पर्शियन एम्पायर तक ही हुआ था। चंगेज खान ने तो रशिया, यूरोप के भी हिस्से, चाइना को भी कैप्चर कर लिया था। बट चंगेज खान, ना तो चंगेज खान भारत आ पाया, ना अलेक्जेंडर भारत आ पाया। अलेक्जेंडर क्यों नहीं आया वो तो हमने समझ लिया। अब चंगेज खान क्यों नहीं आया वो भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए ना तो कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप 2 बार करके देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर समझना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चंगेज खान भारत क्यों नहीं आया? क्योंकि चंगेज खान का एक दोस्त था, उसका क्या नाम था, मतलब एक उसका एलाय था जिसका नाम है मोहम्मद शाह। स्टार्टिंग में तो वो उसका एलाय था किसका, चंगेज खान का। बट बाद में क्या होता है, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है और मोहम्मद शाह जो है बिट्रेल करता है चंगेज खान के साथ, और इसी के साथ वो जो है धोखा दे देता है। और चंगेज खान इस चीज से बहुत गुस्सा होता है और चंगेज खान कहता है कि अब मैं इस मोहम्मद शाह को छोड़ूंगा नहीं। और इसी के डर से मोहम्मद शाह भारत की ओर आता है। और भारत में उस टाइम पर इल्तुतमिश रूल कर रहा था, जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा रूलर था। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनते चलिए। इल्तुतमिश के पास मोहम्मद शाह आता है चंगेज खान से बचता हुआ और कहता है इल्तुतमिश को कि मुझे भारत में असाइलम दो, मुझे भारत में शरण दो, क्योंकि चंगेज खान मुझे मारने के लिए ढूंढता फिर रहा है। इल्तुतमिश कहता है कि भाई नहीं, मैं अगर तुझे अपने अंदर असाइलम दे दूंगा, मैं तुझे अपनी कंट्री के अंदर आने दूंगा, तो चंगेज खान मेरी कंट्री को ब्रूटली मैसेकर कर देगा और मैं ये कतई नहीं होने दूंगा। और ये चीज जब चंगेज खान को पता चलती है कि भारत का रूलर इल्तुतमिश जो है मतलब इतना बढ़िया काम करता है और मोहम्मद शाह को असाइलम नहीं देता, तो चंगेज खान इस चीज से काफी खुश होता है और भारत में कभी भी पेनिट्रेशन नहीं करता। तो ये आप स्टोरी याद रख सकते हैं। उसके बाद अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये होना चाहिए कि हु वर द मंगोल्स। हमने सबसे पहले शुरुआत में ही समझ लिया कि चंगेज खान क्या क्या कर रहा था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, बट ये तो बताओ कि ये मंगोल्स है कौन, कहाँ रहते थे, किस तरह की इनकी सोसाइटी थी, किस तरह की इनकी पॉलिटिक्स थी। तो चलिए समझते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। द मंगोल्स वर अ डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल। और इनका कई कम्युनिटीज के साथ रिलेशन था। ये नहीं है कि मंगोल मतलब जिस ट्राइब से चंगेज खान निकला उसी ट्राइब ने सब कुछ कर दिया, या फिर वही ट्राइब जो है अपने आइसोलेशन में फ्लरिश करी और उसी ने पूरा मंगोल एम्पायर बनाया, ऐसा नहीं है। चंगेज खान का जो ट्राइब था उसके रिलेशन कई और ट्राइब से थे, तभी तो एक कॉन्फेडरेसी बना पाई है, तभी तो यूनिटी हुई। तो कौन कौन से थे? ततार्स, खितान और मंचूज। इन सबके साथ सिमिलैरिटीज थी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, जिसने इनको यूनाइट किया आपस में। उसके बाद अब यहाँ पर जो कम्युनिटीज रह रही है मंगोलिया के अंदर, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, यहाँ पर ये किस तरह की अपने लाइवलीहुड को कैसे चला रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ तो पेस्टोरलिस्ट देखने को मिलते हैं जो एनिमल हर्डिंग करते हैं, हॉर्सेस की, कैटल्स की, गोट्स की, कैमल्स की, शीप की, और इस तरह अपना सब्सिस्टेंस अर्न कर रहे हैं, इस तरह अपने लाइवलीहुड को चला रहे हैं। और कुछ हमें देखने को मिलते हैं हंटर गैदरर्स, जो क्या करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, किस चीजों की, फूड मिल गया, कोई फ्रूट्स मिल गए, इन सब चीजों की। उसके अलावा ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर हमें कौन कौन सी कम्युनिटीज देखने को मिलती है मंगोलिया के अंदर, या फिर जिन्हें हम मंगोल्स बोल रहे हैं, बेसिकली उनके अंदर आ कौन रहा है, तो पेस्टोरलिस्ट और हंटर और गैदरर्स। उसके बाद इसकी ज्योग्राफी क्या है इस मंगोलिया की, तो वो भी मैंने यहाँ पर क्रक्स में लिख दिया। तो ये जिस्ट में है, मतलब ये 3 पॉइंट इसका क्रक्स है, आप इनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ओनन और सलंगा रिवर देखने को मिलती है, और इन्हीं ओनन और सलंगा रिवर से स्प्रिंग्स भी निकलते हैं। इनके आसपास कई सारे ग्लेशियर्स होते हैं, जिनकी जब आइस मेल्ट होती है तो स्प्रिंग बनते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। रिवर्स ओनन और सलंगा रिवर। अल्ताई माउंटेन्स देखने को मिलते हैं वेस्ट में, और साउथ में गोबी डेजर्ट, जो कहीं ना कहीं इस रीजन को फिजिकल बैरियर भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद और हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो रीजन है ना मंगोलिया वाला, हमने पीछे भी पढ़ा था इंट्रो में भी, एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से जो क्रॉपिंग सीजन है वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो डिड्यूस हो जाते हैं। इस वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होती इस रीजन में। ये भी आपको याद रखना होगा। ना यहाँ पर फार्मिंग की जाती, कर तो सकते हैं बट यील्ड ही नहीं निकलेगा, प्रोडक्शन ही निकलेगा, तो प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं होगा, है ना। तो इस वजह से वो करते ही नहीं है। इस वजह से वो सिर्फ हंटिंग गैदरिंग और पेस्टोरलिज्म करते हैं। और वो कहाँ रहते हैं ये, अब ये तो ठीक है कि ये नोमैडिक है, टेम्पररी सेटलमेंट में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, किसी एक जगह पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते, बट फिर भी कहीं तो रुकते होंगे, टेम्पररी भी कहीं तो शेल्टर लेते होंगे। तो जिन जगह पर लेते हैं या तो ये टेंट्स लगाते हैं, या उन स्ट्रक्चर्स को जर्स कहा जाता है, और अपने हेड्स के साथ ये ट्रैवल करते हैं। पहला हमने पॉइंट देखा कि सिमिलैरिटीज है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज विद डिफरेंट ट्राइब्स लाइक ततार्स,
मंचूज, है ना। अब दूसरा जो इन्हें यूनाइट करता है इन ट्राइबल कम्युनिटीज को, वो दूसरा पॉइंट क्या है, एथनिक एंड लैंग्वेज टाइज यूनाइटेड द मंगोल पीपल। यहाँ पर जो सोसाइटी है वो पेट्रीलिनियल है। अब जाहिर सी बात है ट्राइबल कम्युनिटीज है तो इतनी लिटरेसी तो है नहीं कि भाई यहाँ पर फेमिनिज्म भी होगा, मैट्रिलिनियल सिस्टम भी होगा, क्योंकि मस्कुलिन पावर चलती है, मसल पावर चलती है। जो जितना पावरफुल उसको उतनी उतनी ही ग्लोरी मिलेगी, उतना ही प्रिविलेज मिलेगा, उतना ही पैट्रोनेज मिलेगा। तो जाहिर सी बात है सोसाइटी तो पैट्रिलिनियल है। ये तो हम ट्राइबल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, बल्कि हमें तो आज भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जहाँ किसी भी कंट्री की बात कर ले, हमें हकीकत में तो आज भी पैट्रियार्की देखने को मिलती है ना, कई कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज को छोड़ के। उसके बाद जो यहाँ पर रिचर फैमिलीज होंगी ना, जिनके पास ज्यादा लैंड मास होगा, जिनके पास ज्यादा एनिमल्स होंगे, जिनके पास ज्यादा पेस्चर लैंड होगा, उन्हें ज्यादा पावर्स मिलेगी। उनका जो इन्फ्लुएंस है लोकल पॉलिटिक्स में वो ज्यादा रहेगा। आप देख रहे हैं किस तरह पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा है, किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बन रहा है धीरे धीरे। इन चीजों को कनेक्ट करते चलिए और ध्यान में रखिए इन सारी चीजों को। उसके बाद कई बार जब मंगोलिया के अंदर इस रीजन में पीरियोडिक नेचुरल कैलामिटीज भी देखने को मिलती है, कि प्रॉपर इंटरवल में बार बार नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, और इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि रेड्स, प्लंडरिंग भी होती है इस रीजन में, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर यील्ड ही नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो लूटपाट तो होगी। और वैसे भी ये तो ट्राइबल पीपल है, वैसे भी ये तो नोमैडिज्म टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं, तो इनके बीच तो होगा ही। चंगेज खान ने जब सबको यूनाइट कर दिया एथनिसिटी लैंग्वेज के बेस पे, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इसने बड़ा ही अच्छा कंसोलिडेशन ऑफ, मतलब अच्छा जो है अपना एक्सपेंशन कर लिया, कई सारे ट्राइब्स को अपने अंदर यूनाइट कर लिया, है ना। और यहाँ पर ये लाइन देखिए, द साइज ऑफ चंगेज खान कॉन्फेडरेशन ऑफ मंगोल एंड टर्किश ट्राइब्स वाज परहैप्स मैच्ड इन साइज ओनली बाय दैट व्हिच हैड बीन स्टिच्ड टुगेदर इन द 5th सेंचुरी बाय अटीला। अब देखिए यहाँ पर ये वर्ड दे दिया अटीला, अब आपको पढ़ के निकल जाएंगे, बट यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये अटीला कौन है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चंगेज खान ने जो यूनिटी के बाद अपना एम्पायर बनाया ना, चाहे वो अभी छोटा ही बना हो, बट बना तो है, उसका कंपैरिजन हम एक पर्सन के साथ कर सकते हैं, वो है 5th सेंचुरी का अटीला, जिसने इतना बड़ा एम्पायर बनाया था लास्ट टाइम। उसके बाद तो चंगेज खान ने इतना बड़ा क्रिएट किया है। तो यहाँ पर ये अटीला कौन है, तो अटीला कौन है, अटीला यहाँ पर एक हूण है। हूण कौन होते थे, जिन्हें इंग्लिश में हंस कहा जाता है। ये भी कैटल हर्डर्स होते हैं, पेस्टोरलिस्ट होते हैं। चलो मैं थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पर बता देती हूँ। ये वही अटीला है जो हूणों का लीडर्स हुआ करता था, बारबेरिक लीडर। और इन्होंने क्या किया, इन हूणों ने पूरे सिल्क रूट को कोलैप्स कर दिया। रोमन एम्पायर के फॉल के पीछे एक ये भी रीजन बताया जाता है कि सिल्क रूट कोलैप्स हो गया, और सिल्क रूट को कोलैप्स करने वाले हूण थे, जिनका लीडर था अटीला। और गुप्ता टाइम पे भी, गुप्ता एम्पायर जब था ना, जिसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो गुप्ता एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद पूरा गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया। तो स्कंदगुप्त अपना रूलरशिप आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि हूणों ने आक्रमण कर दिया था। तो ये मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा समराइज फॉर्म में बता दिया, तो आप याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें, अब इतना ही नहीं है कि ये जब फेमीन आ जाती थी, तो ये जो मंगोलिक ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ये दूसरे ट्राइब्स पर ही प्लंडरिंग या फिर लूट करती थी या फिर रेड करती थी, ऐसा नहीं है। ये सीडेंटरी सोसाइटीज को भी लूटती थी, उन पर भी प्लंडर करती थी। सीडेंटरी कौन है, परमानेंटली सेटल्ड सोसाइटीज, जैसे जो चाइना के अंदर सोसाइटीज है, उनको भी लूटती थी, उनका भी सामान ये लेकर अपनी रीजन्स में ले आते थे। कब, फेमीन्स के टाइम पर, या फिर जब इनके पास रिसोर्सेज की कमी होती थी, तो उन सारे टाइम पर। बट इसके अलावा क्या होता है, ये जो सेडेंटरी सोसाइटीज है ना चाइना वगैरह के अंदर, इनके साथ ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी करते हैं, कमर्शियल रिलेशंस भी है इनके साथ ये। अब क्या करते हैं, इनसे ये क्या ले लेते हैं, इनसे ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ले लेते हैं, आयरन यूटेंसिल्स ले लेते हैं, किनसे, चाइनीज पीपल से, सेडेंटरी सोसाइटीज से। और बदले में ये मंगोलिक ट्राइबल कम्युनिटीज इन्हें क्या देती हैं, हॉर्सेस दे देते हैं, पर्स दे देते हैं, और कुछ एनिमल्स दे देते हैं जो ये मतलब हंट करते हैं। तो ये इनके बीच में ट्रेडिंग रिलेशन देखने को मिलता है। बट अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। ये क्या है, ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब हमें ये तो पता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 7 अजूबों में से एक अजूबा है, बट क्या आपको ये पता है कि ये इतनी बड़ी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इसके बनने के पीछे रीजन क्या था, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर आज बताऊंगी। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो इन्हीं नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज की कंटिन्यूअस प्लंडरिंग इन चाइना। इससे चाइनीज पीपल, चाइनीज गवर्नमेंट काफी परेशान हो गई थी, और इन्हीं प्लंडरिंग, इन्हीं अटैक्स को रोकने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंस्ट्रक्शन हुई। इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड करी है, हाउ दीज नोमैडिक ट्राइब्स वर अनोइंग चाइना। अब हमने ये तो देख लिया कि बार बार प्लंडरिंग कर रहे थे, रेड्स कर रहे थे,
बट ये कैसे परेशान कर रहे थे चाइना को कि चाइना ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, पूरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। तो ये लूटिंग करते थे, लोगों को मारते थे चाइना के अंदर। कौन? ये नोमैडिक ट्राइब्स। ट्राइब्स वर हाईली मोबाइल। और इनका क्या जाता है, ये तो ट्राइबल पीपल है, टेम्पररी सेटलमेंट में रहते हैं, तो लूट पाट करके वापिस आ जाया करते थे, तो हाईली मोबाइल होते थे। इतने में कोई चाइनीज पीपल को अटैक करने की कोशिश करता, इतने में तो ये वापिस से क्या होता था, स्ट्राइक क्विकली एंड रिट्रीट बैक, वापिस भी आ जाते थे। तो काउंटर अटैक इन पर हो ही नहीं पाता था। इसके अलावा व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मेकिंग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंस्ट्रक्शन क्यों हुई? ये फिजिकल बैरियर है अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट को इंश्योर करने के लिए। आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये बीच बीच में जगह है, यहाँ पर चाइनीज पीपल खड़े हो जाएंगे और यहाँ से पूरी नजर रखेंगे कि कोई आ तो नहीं रहा है, ऊपर से सब कुछ दिखेगा। तो इन चीजों का इंश्योर करने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंस्ट्रक्शन हुई। उसके बाद अगला टॉपिक है द करियर ऑफ चंगेज खान। अब यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि आसान है और फैक्ट ही है, तो आपको याद रखने हैं। तो चंगेज खान का जन्म कब होता है? 1162 के अंदर। कहाँ पर होता है? ओनन रिवर इन द नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे मंगोलिया। स्टार्टिंग में इसका नाम चंगेज खान नहीं था, स्टार्टिंग में इसका नाम था तेमुजिन। इनके फादर का क्या नाम था? यशुगई, जिनकी डेथ हो जाती है, मतलब डेथ नहीं होती, इन्हें मारा जाता है एक ट्राइब के द्वारा पॉइजन देके, और उस ट्राइब का नाम था ततर ट्राइब, वो भी आपको याद रखनी है यहाँ पर। और चंगेज खान बेसिकली जिस ट्राइब से था, जिस क्लैन से था, उसका नाम है बोरजिगिद क्लैन। इनकी मदर का क्या नाम था? ओलन है की। जब इनके फादर की डेथ हो जाती है तो काफी हार्डशिप के अंदर, काफी बुरी सिचुएशन के अंदर इनकी जो मदर है इनको ब्रॉट अप करती है, किनको? तेमुजिन को, क्योंकि फादर की डेथ हो गई। और जिस ट्राइब के अंदर थे ये, जिस ट्राइब के अंदर थे ना ये बोरजिगिद क्लैन के अंदर, उन्होंने भी इनको कह दिया था कि अब तुम है ना अपना ये जो हमारा ट्राइब है ना इसको छोड़ दो, इनके फादर की डेथ के बाद। तो उसके बाद ये काफी अकेले हो गए थे और उनकी मदर ने ऐसी सिचुएशन में इनको पाला पोसा। तो ये सारी चीजों से चंगेज खान के दिमाग पर असर पड़ा था। मतलब ये एक इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है ना ये चीजें, कि आप जैसे एटमोस्फेयर में, जैसे आपका सोशलाइजेशन होगा, जैसे आप चाइल्डहुड में जैसी चीजों को फेस करोगे, वैसे ही तो आप फिर उन्हीं चीजों के हिसाब से तो आपकी नींव स्टैब्लिश होगी, तभी तो आपकी वैसी ही फाउंडेशन होगी। तो ऐसी यहाँ पर बात थी। उसके बाद आगे इतना ही नहीं, तेमुजिन को आगे चलकर कैप्चर भी कर लिया जाता है और इन्हें बंदी भी बना लिया जाता है। और जब ये 17 साल के होते हैं तो इनकी शादी होती है बोरते से, और इनकी वाइफ को भी किडनैप कर लिया जाता है। तो काफी गुस्से में आ जाते हैं तेमुजिन और अपनी वाइफ को छुड़ाना भी चाहते हैं ये, और कुछ ही मंथ्स के बाद ये अपनी वाइफ बोरते को छुड़ा भी लेते हैं। किसकी मदद से, वो हम आगे देखेंगे। बट उससे पहले आपको याद रखना है कि जब ये तेमुजिन 17-18 साल के हो जाते हैं तो ये अपने जो है एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए अपने एलाइज का, मतलब अपने क्या करते हैं, ये अपने एलाइज को अपनी ओर लेना शुरू करते हैं, मतलब अपना जो नेटवर्क है वो बढ़ाना शुरू करते हैं। आप धीरे धीरे समझते चलिए, कहीं ना कहीं कई बार है ना मैं थोड़े, मेरी जो है ना टंग ट्विस्ट हो जाती है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके ध्यान से सुनिए, मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगी। जैसे बोगोरचू जो है वो इनके काफी ट्रस्टेड फ्रेंड थे, वो भी इनके ट्रस्टेड फ्रेंड होते हैं। उसके बाद जामूका इनके ब्लड ब्रदर होते हैं, बट आगे चलकर हम देखेंगे कि जामूका जो है इनको बिट्रेल कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। उसके बाद इनके बीच में फाइट भी होती है। उसके बाद जो इनके तीसरे लाए होते हैं वो है तुगरिल या फिर ओंग खान, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हीं तुगरिल खान के साथ, जो कि इनके पापा के बड़े भाई थे, इन्हीं तुगरिल खान के साथ मिलकर आगे चलकर ये अटैक करते हैं कई ट्राइब्स के ऊपर और जामूका के भी ऊपर। अभी मैंने बताया ना जामूका इनका ट्रस्टेड फ्रेंड था, बट बाद में ये इनको बिट्रेल, धोखा दे देता है ना जामूका जब, तो तेमुजिन, वही चंगेज खान जिसका नाम अभी तेमुजिन है, अभी चंगेज खान नहीं पड़ा, वो तेमुजिन तुगरिल खान के साथ मिलकर जामूका को डिफीट करता है। अब इसको डिफीट करने के बाद ये कैरियत ट्राइब को डिफीट करता है, ततर्स को डिफीट डिफीट करता है, वही ततर जिसने इनके फादर को मारा था। और इतना सब कुछ करने के बाद आगे चलकर ये इन तुगरिल खान को भी डिफीट कर देता है, जो इनके पापा के बड़े भाई थे। और इतना करने के बाद अब यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो कुरिलताई है, कुरिलताई कौन है? मंगोल चिफ्टन्स, लोकल पॉलिटिक्स में जिनका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है, वो इनको अब रिकॉग्निशन दे देते हैं कि भाई चंगेज खान तो काफी स्ट्रॉन्ग इंसान है, इसने जामुका को डिफीट कर दिया, इसने जो है इसको क्या नाम है ओंग खान को भी डिफीट कर दिया, ततर को डिफीट कर दिया, कैथियट्स को डिफीट कर दिया। तो आज से हम इसको टाइटल देते हैं ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स। कौन देते हैं? कुरिलताई, जिसे चंगेज खान कहा गया, ओशनिक खान कहा गया, यूनिवर्सल रूलर कहा गया। इसी के साथ अब यहाँ से हम इसको तैमूजी ना कहकर चंगेज खान की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे। मोर इफेक्टिव और डिसिप्लिन्ड मिलिट्री फोर्स को इसने स्टैब्लिश किया। और जैसे ही इसे अपना टाइटल मिल गया 1206 में कुरिलताई से, उसके बाद ये अपना एक्सपेंशन रोकता नहीं है, अपनी जो इसकी वाइफ किडनैप हुई थी बोरते, उसे भी ये वापस छुड़ा कर ले आता है
और अब अपना एक्सपेंशन बढ़ाता है। और चाइना जो है उस टाइम पर सबसे पहले चाइना को कॉन्कर करने की कोशिश करता है। और चाइना 3 हिस्सों में डिवाइड था उस टाइम पर 13th सेंचुरी में। सबसे पहला सीसिया जो कि तिब्बतन रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, उसको कैप्चर करता है। जुरकन जो कि चीन डायनेस्टी जिसको चला रही थी। उसके बाद शुंग डायनेस्टी को जो शुंग डायनेस्टी जिसे चला रही थी, मतलब साउथ चाइना, नॉर्थ चाइना फ्रॉम पैकिंग एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, इन तीनों को चंगेज खान अपने अंडर ले लेता है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, कारा खिता जो कंट्रोल कर रहा था तेन शाह माउंटेन्स को, उसे भी चंगेज खान अपने अंडर ले लेता है। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद शाह द रूलर ऑफ ख्वारिज्म फेल्ट द फरी ऑफ चंगेज खान रेज व्हेन ही एग्जीक्यूटेड मंगोल एनवॉयज। अब यहाँ पर जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको मोहम्मद शाह की स्टोरी बताई थी ना, अब मैं उसको अच्छे से आपको बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर अब हमें टॉपिक के हिसाब से उसे पढ़ना है। अब होता क्या है कि चंगेज खान को टाइटल मिल गया, उसने चाइना को कैप्चर कर लिया। उसने काराखिता जो एक पर्सन था जिसने तेन शाह माउंटेन्स और ये ट्रांसोक्शियाना वाला रीजन, अमू दरिया जो मैंने ऑक्सस रिवर बताई थी वो वाला रीजन जो था उसके अंडर काराखिता को भी डिफीट करके ये सारी रीजन को भी चंगेज खान ने अपने अंडर ले लिया। अब उसके बाद चंगेज खान को थोड़ी सेल्फ सफिशिएंसी महसूस होती है। और ख्वारिज्म एक रीजन है, कौन सा रीजन जो कि ख्वारिज्म के अंदर कौन सा रीजन आता है, आज का कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला रीजन। उस रीजन में जो रूल कर रहा है उसका नाम है सुल्तान मोहम्मद। उस सुल्तान मोहम्मद के पास ये अपने डिप्लोमेटिक एनवॉयज भेजता है, कौन, चंगेज खान, और कहता है कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं। और इस मोहम्मद शाह का जो गवर्नर था ना जिसका नाम था एलेनचुक, वो क्या करता है, उन डिप्लोमेटिक एनवॉयज को मार देता है। 3 डिप्लोमेटिक एनवॉयज यहाँ पर चंगेज खान भेजता है और तीनों ही डिप्लोमेटिक एनवॉयज को ब्रूटली मोहम्मद शाह का गवर्नर मार देता है। और जैसे ही चंगेज खान को ये बात पता चलती है तो चंगेज खान मोहम्मद शाह को कहता है, ये जो गवर्नर है तुम्हारा इसको मेरे हवाले कर दो, वरना जस्टिस नहीं इंश्योर हो पाएगा और फिर बात बिगड़ जाएगी। मोहम्मद शाह कहता है कि तुझे जो करना है वो कर ले, मैं इस गवर्नर को तुझे नहीं दूंगा। इतना कहते ही चंगेज खान ने तो उस गवर्नर को छोड़ता है और वहीं से मोहम्मद शाह को मारने के लिए उसके पीछे अपनी फोर्सेस भेज देता है। और तभी मोहम्मद शाह इंडिया भी आता है, तब इल्तुतमिश उसको भारत नहीं आने देता। ये थी इसकी स्टोरी। और इस मोहम्मद शाह को ढूंढता ढूंढता चंगेज खान क्या करता है, उतरार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर, हेरात, सारी रीजन को मतलब अपने अंडर ले लेता है। ये सारे रीजन सरेंडर कर देते हैं। और यहाँ पर एक स्टोरी दी है निशापुर की। निशापुर में क्या होता है कि एक मंगोल प्रिंस होता है, उसको मार देते हैं निशापुर के लोग। वो मारा जाता है एक ऑपरेशन में। और चंगेज खान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। चंगेज खान ऑर्डर देता है कि इस पूरे निशापुर को बर्बाद कर दो, यहाँ पर ऐसी हालत कर दो कि ना यहाँ पर कोई डॉग बचे ना यहाँ पर कोई कैट बचे, सबको खत्म कर दो। और यहाँ पर ऐसा कर दो कि यहाँ पर हम दोबारा प्लो कर सके। अब यहाँ पर एक फ्रेज इस्तेमाल कर दिया जो थोड़ा टेक्निकल होगा और अगर आप सिंपल तरीके से पढ़ेंगे ना तो समझ नहीं आएगा। एक कह रहा है प्लो अपोन का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म हो सके। इससे क्या मतलब है, यहाँ पर जितना भी इंफ्रा है, जितनी भी सिटीज डेवलप हुई है ना थोड़ी बहुत, उन सबको वापिस से खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि यहाँ के लोग उस सारी डेवलपमेंट को भूल कर सब कुछ खत्म हो गया दोबारा एग्रीकल्चर पर आ जाए। उसका कहने का मतलब ये था। ये मैंने आपको बताई दी। मोहम्मद शाह को ढूंढता ढूंढता वो किस तरह आता है। और मोहम्मद शाह का जो बेटा है ना जलालुद्दीन, उसको भी चंगेज खान नहीं छोड़ता, वो उसका भी पीछा करता है और उसको ढूंढता ढूंढता अफगानिस्तान और सिंध के भी कई रीजन को अपने अंडर ले लेता है। उसके बाद 1227 में चंगेज खान की डेथ हो जाती है। 1162 में इसका जन्म हुआ था। बट हमें चंगेज खान से को देखकर कई चीजें समझ में आती है कि चंगेज खान ने इतना बड़ा मंगोल एम्पायर बनाया कैसे। तो सबसे पहला रीजन है इसकी हॉर्स राइडिंग स्किल्स, जो इसने अपनी मिलिट्री में भी इंश्योर करी कि उसकी मिलिट्री में भी ये सारी चीजें हों। रैपिड शूटिंग जानते थे, ये आर्चर्स अच्छे आर्चर्स थे, घोड़े के ऊपर बैठे बैठे ये भाले फेंकते थे, वो भी सटीक निशाने पर। ऐसी इनके अंदर क्वालिटीज थी। और चंगेज खान की जो कैवलरी थी, जो इसकी इन्फेंट्री थी, जो इसकी मिलिट्री थी, भारी सर्दियों में भी फ्रोजन रिवर से ये अपनी एनिमी की टेरिटरी के अंदर पेनिट्रेशन करना जानते थे। चंगेज खान ने काफी अपने टाइम से पहले सीज इंजन को चलाना, नैप्था बोम्बार्डमेंट, नैप्था क्या होती है, नैप्था वो मटेरियल होता है, हाइड्रोकार्बन लिक्विड होता है जो एक फायर को इग्नाइट करने में हेल्प करता है। इन चीजों को भी इस्तेमाल करना चंगेज खान ने सीख लिया था। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है द मंगोल्स आफ्टर चंगेज खान। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि मंगोल एक्सपेंशन जब चंगेज खान की डेथ के बाद हुआ तो वो कैसे हुआ। अब 1232 में चंगेज खान की तो डेथ हो गई, अब चंगेज खान का ये जो मंगोल एम्पायर है ये कैसे आगे बढ़ा।
तो वो अब समझेंगे। तो चंगेज खान की डेथ के बाद इसकी जो पूरी जर्नी है वो हम 2 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला फेज है 1236 से 42 के बीच में, जिसके अंदर रशियन स्टेपी के रीजन, बुल्गार जिसे आज बुल्गारिया, कीव जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, पोलैंड हंगरी वाले रीजन को अपने अंडर लेता है, मंगोलियन ट्राइब्स। सेकंड फेज में ये चाइना की कॉन्क्वेस्ट करते हैं, ईरान, इराक और सीरिया को अपने अंडर लेते हैं। इसके अलावा अब जो ये वेस्ट में अपना एक्सपेंशन कर रहे थे ना, इजिप्ट और वेस्टर्न यूरोप में, वहां पर चंगेज खान की डेथ के बाद ये जो मंगोलियन सक्सेसर्स हैं चंगेज खान के, उनको डिफीट का सामना करना पड़ता है, और इसी वजह से ये अपना वेस्टर्न एक्सपेंशन रोक कर चाइना के अंदर एक्सपेंशन बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अब आपको मन में आया होगा कि वेस्टर्न एक्सपेंशन इनका क्यों रुक गया, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, तो वेस्ट में इनका एक्सपेंशन ना होकर चाइना की तरफ एक्सपेंशन क्यों वापिस से बढ़ने लगा? तो उसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहला, वीक पॉलिटिकल सक्सेशन, इंटरनल पॉलिटिक्स होने लगी सक्सेशन के ऊपर, क्योंकि चंगेज खान की डेथ हो गई और 4 यहाँ पर सक्सेसर हैं, तो किसके अंडर कौन सा रीजन होगा, इस तरह की इंटरनल पॉलिटिक्स आ गई जिसने एम्पायर को कहीं ना कहीं वीक किया। उसके अलावा यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जो मेन सक्सेसर थे ना चंगेज खान की डेथ के बाद, वो थे जोची और ओगदई। अब ये तो मेन है ही, बट इनके अलावा जो इनके ग्रैंडसन थे ना, जिस ब्रांच का जिसके अंदर इनके ग्रैंडसन आते थे, उस ब्रांच को कहा जाता है तोल्यूद ब्रांच। वो तोल्यूद ब्रांच भी अब कहना शुरू कर देती है कि जोची और ओगदई जो उनके रियल सन थे चंगेज खान के, उनको साइड करो, हम रूल करेंगे। तो ये यहाँ पर 2 फैसेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसने मंगोल एम्पायर के वेस्टर्न एक्सपेंशन को रोका, बट चाइनीज एक्सपेंशन को इन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसको अच्छे से समझे हम, ताकि, तो मैंने इस टॉपिक को 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, और अगर आप उन 10 पॉइंट्स को याद कर लेंगे ना, तो आपको यहाँ की सोसाइटी, पॉलिटी और यहाँ की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल कवर हो जाएगी, बिल्कुल याद हो जाएगी। तो उन 10 चैप्टर की बस हेडिंग आपको याद करनी होगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी से मेरा मतलब है डाइवर्सिटी। अगर डाइवर्सिटी होगी तो उसी से तो सोसाइटी फ्लरिश होगी, और अगर डाइवर्सिटी होगी तो अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अलग अलग अगर ओपिनियंस होंगे तो अलग अलग पॉलिसीज होंगी, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएंगे, और अलग अलग अगर डाइवर्सिटी होगी तो उनकी फंक्शनिंग भी अलग अलग होगी। तो उसी सेंस में हम यहाँ पर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को भी समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि चंगेज खान जब अपना एक्सपेंशन कर रहा था, या फिर उसकी डेथ के बाद जो उसके सक्सेसर हुए उन्होंने भी जो अपना एक्सपेंशन किया, तो एक्सपेंशन का मेन मोटिव क्या है, या फिर एक्सपेंशन जब कर लिया तो ठीक है, टेरिटरी तो उस रीजन के हमारे अंडर में आएगी, पर वहां पर जो लोग हैं वो भी तो हमारे अंडर में आ जाएंगे, और फिर हम उनसे लेंगे मिलिट्री सर्विसेज। तो क्या होता था, किसी भी ट्राइब में अगर कोई एबल बॉडीड एडल्ट मेल है तो उसको कंपल्सरी आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस देनी होगी, सबसे पहला पॉइंट। और क्या होता था, जब चंगेज खान अलग अलग रीजन को कॉन्कर करता था, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक कॉन्फेडरेशन में आएंगे, तो उनके कल्चर को भी एक्सेप्टेंस कौन दे रहा था, चंगेज खान। वरना ऐसे भी तो हो सकता है कि अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग एथनिसिटी के जब लोग आ रहे हैं चंगेज खान के अंडर, तो चंगेज खान की सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा उन्हें, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमें चंगेज खान की इंक्लूसिव अप्रोच देखने को मिलती है, होलिस्टिक अप्रोच देखने को मिलती है यहाँ पर, कि किस तरह उनकी कम्युनिटी के, उनकी एथनिसिटी, उनके रिलीजन, उनकी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करते हुए चंगेज खान उनको एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर टर्की उइगर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, और केरियच भी, जो चंगेज खान की अथॉरिटी को विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट जिसने सोशल, पॉलिटिकल, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया, उसके बैकग्राउंड को क्रिएट किया, वो है यहाँ पर मिलिट्री की सेंस में। क्या हुआ कि चंगेज खान ने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया मंगोलियन एम्पायर के अंदर, जो उसके एम्पायर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसके टेरिटोरियल एक्सपेंशन में कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। वो क्या था कि उसने अपनी मिलिट्री को अब डेसिमल सिस्टम की तरह जो है डिवाइड करना शुरू कर दिया। अब इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे एक ग्रुप हो गया 10 में, एक ग्रुप हो गया हंड्रेड्स में, एक हो गया थाउजेंड्स में, और जो सबसे बड़ा कंटिजेंट होगा वो होगा 10,000 सोल्जर्स का। और हर एक, जैसे अगर 10 का कोई ग्रुप है, हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में है, तो इनके ऊपर, पर ग्रुप के ऊपर एक जनरल होगा जो सारी इंफॉर्मेशन किसको देगा, चंगेज खान को। तो इस तरह जनरल के थ्रू ऑटोमेटिकली चंगेज खान पूरी मिलिट्री के ऊपर अपना माइन्यूट ऑब्जर्वेंस कर सकता है। तो ये भी यहाँ पर हमें इसकी अप्रोच देखने को मिलती है। और अगर
इन ग्रुप्स जिन ग्रुप्स में इन सोल्जर्स को डिवाइड किया है, इनसे छूटकर कोई भागने की कोशिश करेगा बिना परमिशन लिए, तो चंगेज खान उसको हार्श तरीके से पनिश भी करता था। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि ये पॉइंट हमने पहले भी देख लिया, दिस ऑल्टर्ड द ओल्ड स्टेप सोशल ऑर्डर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लिनिएजेस। चंगेज खान स्टार्टिंग में क्या होता था, चंगेज खान की ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर, मतलब जब उसका इतना बड़ा, मतलब इतने बड़े लेवल पर उसने अपना एक्सपेंशन नहीं किया था, तो होमोजेनिटी थी। अब क्या है, हेट्रोजेनिटी। तो जो ओल्ड सिस्टम था वो तो चेंज हो ही रहा है। तो ये सेकंड पॉइंट में हमारा क्लियर है। पहले पॉइंट में हमने क्या देखा था, हेट्रोजेनिटी। दूसरे पॉइंट में मिलिट्री में ये जो चेंज हुआ, रिफॉर्म हुआ, ये हमने देखा। तीसरा जो पॉइंट था उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि अब चंगेज खान ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है कि जो भी पर्सन इसके अंदर इसको सर्विस दे रहा है, अगर वो बुरे से बुरे हालात में भी चंगेज खान के प्रति लोयल रहेगा तो उससे ऑनर्ड किया जाएगा, उसे रिवॉर्ड मिलेगा। अब कैसे, जैसे अगर कोई इंसान एडवर्सिटी के टाइम में भी चंगेज खान के प्रति लोयल रहेगा तो उसे टाइटल मिलेगा अंडा का, जिसे ब्लड ब्रदर भी कहा जाता है। और जो पहले फ्री मैन था, अगर वो लोयल रहेगा बुरे से बुरी सिचुएशन में, बुरे से बुरे सरकमस्टांस में भी, तो उससे अब बॉन्ड्समैन या फिर नौकर का टाइटल मिलेगा। अब यहाँ पर नौकर जो है नेगेटिव सेंस में नहीं है, ये नौकर का टाइटल जो है ये दिखा रहा है क्लोज रिलेशनशिप विद चंगेज खान। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा लॉयल्टी की सेंस में। अब जो चौथा पॉइंट है जो सोशल पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म लाता है, वो ये है कि चंगेज खान की तो डेथ हो गई, अब कैसी हिरार्की है, अब कौन चला रहा है। तो फोर सन्स है यहाँ पर चंगेज खान के, जिसने चंगेज खान को सक्सीड किया। अब किसको दे वो ये पूरी अथॉरिटी कि तुम पूरी इसको चलाओ, जो मैंने जितनी भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया है। तो चारों के बीच में डिवीजन हुआ टेरिटरीज का, और इसी डिवीजन को कहा जाता है उलूज। अब कौन कौन है, जैसे जो इसका सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम है जोकी या फिर जोची। पर यहाँ पर एक स्टोरी भी है कि जोची को कभी भी प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिला। अब जब मैंने सबसे पहले नहीं बताया था इस चैप्टर में कि बोरते को किडनैप कर लिया जाता है। बोरते कौन थी, चंगेज खान की वाइफ। और जब बोरते को वापिस चंगेज खान छुड़ा के लाता है ना, तो उस टाइम पे जो बोरते है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसी से जो सन मिलता है उसका नाम है जोची। तो कभी भी इसको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया इस हिरार्की के अंदर। तो ये उसका सबसे बड़ा बेटा था, जिसे रशियन स्टेपी दिया गया रूल करने के लिए। उसके बाद जो दूसरा था वो है जगताई। इसे कौन सा रीजन दिया गया, ट्रांसओक्शियन स्टेपे और लैंड्स नॉर्थ ऑफ द पामीर माउंटेन्स, मतलब तिब्बत के नॉर्थ वाला रीजन। तीसरा बेटा था उगदई, जिसने इसको सक्सीड किया, किसको, चंगेज खान की रियल पोजीशन को, और कैपिटल इस्टेब्लिश करी इसने अपनी काराकोरम में। उसके बाद जो इसका सबसे छोटा बेटा था, मतलब इसका ग्रैंडसन था, यंगेस्ट सन, जो कि तोलुइद ब्रांच से निकला था, उसको एंसेस्ट्रल लैंड्स ऑफ मंगोलिया दे दिया गया। अब चार उलूस तो हमें देखने को मिल रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इनके अंदर, इन चारों ही जो इसके सक्सेसर है, इनके अंदर अब कलेक्टिवली रूल करने की भावना जो है वो खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, टेरिटरीज इनके अलग अलग है, बट अब भी जो फीलिंग है ना वो सेम है। मतलब जो एम्पायर है वो एक ही है, चलाने वाले पर्सन अलग अलग है, चलाने वाले रूलर्स अलग अलग है, बट एम्पायर जो है वो अब भी कलेक्टिव है। और इसी कलेक्टिविटी को रिकॉग्निशन देता है कुरलताई। हमें क्या देखने को मिलता है कि पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम में कुरलताई के अंदर मीटिंग्स होती है, कैंपेन किस तरह करने हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लंडर करना है, किस तरह पैस्चर लैंड या फिर सक्सेशन का रिकॉग्निशन करना है, उन पर डिबेट्स डिस्कशन होते हैं कुरलताई में कलेक्टिवली। तो ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, चंगेज खान एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देता है, वो है रैपिड कुरियर सिस्टम। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होती है। अलग अलग रीजन्स को, जो कि फार रीजन्स है मंगोलियन एम्पायर से, उन पर भी कंट्रोल स्टैब्लिश होता है। गुड कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर्मुलेट होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टैब्लिश होता है। और ये जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है ना रैपिड कुरियर सिस्टम, ये अच्छे से मेंटेन, अच्छे से इसको ये अच्छे से चलता रहे, इस चीज को एंश्योर करने के लिए एक टैक्स इम्पोज किया जाता था मंगोलियन रूलर द्वारा। किन पर, इन नोमैडिक ट्राइब्स के ऊपर, जिसका नाम था कुबकर ट्राइब। और ये सारी ट्राइब और इस कुबकर ट्राइब में कितना टैक्स लिया जाता था, 1/10 ऑफ द टोटल हाइड। मतलब इसमें क्या लिया जाता था, जो जितनी भी अपनी हाइड है ना, उससे जितना भी लाइव स्टॉक प्रोड्यूस हुआ होगा, जितनी भी यील्ड निकली होगी, उसका 1/10 जो हिस्सा है वो कुबकर टैक्स की फॉर्म में रूलर को देना होगा। और सारे नोमैड्स, सारे ट्राइबल पीपल खुशी खुशी ये देते थे, क्योंकि रैपिड कुरियर सिस्टम से उनका भी तो फायदा हो रहा है। और चंगेज खान की डेथ के बाद तो ये और भी स्पीडी एंड रिलायबल हो गया था, क्या, कुरियर सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ कि ड्यूरिंग द कैंपेन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 13th सेंचुरी, सिटीज वर ब्रूटली डिस्ट्रॉयड। स्टार्टिंग में इसने बड़े ही बुरे तरीके से अपना कंसोलिडेशन किया था, एम्पायर का टेरिटोरियल एक्सपेंशन बढ़ाया था। कैसे, जहां भी ये जाता क्या करता,
सिटीज को ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर देता, जैसे हमने निशापुर का एग्जाम्पल देखा था, मर्व का एग्जाम्पल देखा था, उसका समरकंद का एग्जाम्पल देखा था, बुखारा का एग्जाम्पल देखा था। एग्रीकल्चरल लैंड को वेस्ट में बदल देता था, ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन को डिसरप्ट कर देता था। पीजेंट्री क्लास हो चाहे वो एलिट क्लास हो, सबको सफर करना पड़ता था। और कई बार क्या होता था कि ये अपने एक्सपेंशन में, ये सिर्फ चंगेज खान ही नहीं, अब जो हमने इसके 4 सक्सेसर देखे वो भी अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन में इतने पागल हो जाते थे कि जो भी उनकी कंस्ट्रक्शन है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन पर भी ध्यान नहीं देते थे। जैसे कैनाल का जो नेटवर्क है ना, अब उसका प्रॉपर मेंटेनेंस तो होना जरूरी है। अगर उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगा तो वो किसी काम का ही नहीं रहेगा। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। इन द रिजल्टिंग instability, the underground canals called canals in the arid Iranian plateau could no longer receive periodic maintenance, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल डिवास्टेशन हुई जो कभी भी रिकवर नहीं हो पाई। ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इसने क्या करा, सिल्क रूट का जो पाथ था वो इसने चेंज कर दिया और उसका मेजर हब जो है मंगोलिया को बना दिया। ये हमें इसका मेन रिफॉर्म देखने को मिलता है। और उसने एक नया टैक्स इम्पोज कर दिया, बज टैक्स। इसमें क्या होता है, ट्रेडर्स को बज टैक्स अगर दे देंगे तो इनको रिकॉग्निशन मिल जाएगा कि ये मंगोलियन एम्पायर की अथॉरिटी के अंदर है, उसके अंडर है, तो इनको रिकॉग्निशन मिल जाएगा और इनकी किसी भी काम में इनको कहीं भी रोका नहीं जाएगा अगर ये बजट टैक्स को देंगे। उसके बाद जो हमारा 7th पॉइंट है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और समझने लायक है। हमने क्या देखा कि चंगेज खान के टाइम पर, उसके और आने वाले कई सक्सेसर्स के टाइम पर वो ब्रूटली मैसेकर करते थे जब भी वो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते। बट कई रूलर्स इस सक्सेशन के अंदर ऐसे हुए जो इस चीज को कंप्लीटली नेग्लेक्ट करते हैं कि हमें मैसेकर नहीं करना चाहिए, हमें ब्रूटली चीजों को नहीं कंट्रोल करना, हम आराम से भी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे चंगेज खान का ग्रैंडसन हुआ कुबले खान, उसने कहा कि पीजेंट्स को मत तुम वो करो, इनको नुकसान मत पहुंचाओ, इनको प्रोटेक्ट करो, ठीक है, ये कहता है। उसके बाद मंगोल रूलर ऑफ ईरान गजन खान, डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान यंगेस्ट सन तोलुई, ये भी यही कहता है कि पीजेंट्री को नुकसान मत पहुंचाओ, इनको नुकसान न पहुंचाकर भी हम अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो हमारा 8th पॉइंट है उसमें क्या है कि चंगेज खान के रूल से पहले भी ये चीज थी। कहां पर, मंगोलिया के अंदर। क्या कि रिक्रूटमेंट होता था सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स का फ्रॉम द कॉन्कर्ड सोसाइटीज। और ये क्या करते थे, ये जिन रीजन पे इनको अपॉइंट किया गया है ना, उस रीजन से सारा रिवेन्यू कलेक्शन करेंगे और फाइनल अथॉरिटी चंगेज खान को दे देंगे। इससे क्या होगा, पॉलिटिकल फंक्शनिंग आसान हो जाएगी, इकोनॉमी अच्छे से रन करेगी, ये चीजें थी। और कई बार क्या होता था कि ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वैसे तो इनको रूलर के अंडर काम करना होता था, बट इनका कई बार इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ भी जाता था। फॉर एग्जाम्पल इन द 1230s चाइनीज एक मिनिस्टर था जो कि एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटर था, ये उगदई पे इसका इतना इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है कि उसके अंदर चेंजेस करना शुरू कर देता है। उसको कहता है कि अपनी रेपेसिस इंस्टिंक्ट, इसका मतलब ग्रीडी जो इंस्टिंक्ट्स है ना, उन पर कंट्रोल करो और फिर अपने एक्सपेंशन को बढ़ाओ, तो तुम्हें ज्यादा एक्सेप्टेंस भी मिलेगा, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, तुम्हारी लेजिटिमेसी भी बढ़ेगी और तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमने अभी इसी टॉपिक में ऊपर पढ़ा था ना कि चंगेज खान की डेथ के बाद फोर उलूज मतलब 4 टेरिटरीज उसके 4 सक्सेसर्स को दे दी जाती है, बट रूल फिर भी कलेक्टिव होता है। बट इसी टाइम पर आगे चलकर क्या होता है कि ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिविटी है ये खत्म हो जाती है एंड इंडिविजुअल डायनेस्टी की ये जो फीलिंग है ना कि अगर चगताई जो है उसके अंडर कुछ रीजन है तो वो उसी को एक्सपेंशन करेगा। और अगर सिचुएशन आई कि वो दूसरा जो उसका भाई है जोची, उसको अगर जमीन लेनी पड़ जाए तो वो भी ले लेगा वो। तो ऐसी फीलिंग अब आनी शुरू हो गई, मतलब जो कलेक्टिविज्म की जो फीलिंग है ना वो खत्म होती जा रही है, अब हमें ये भी देखने को मिलता है। उसके अलावा अब ग्रेजुअल सेपरेशन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान इनटू सेपरेट lineage groups implied that their connection with the memory and tradition of past family concordance also altered। चेंजेस हो गए ना, पहले कलेक्टिविज्म की फीलिंग थी, अब इंडिविजुअल डायनेस्टी की फीलिंग आ रही है। ऐसे ही जो चंगेज खान का ग्रैंडसन था जिसने तोलुईद ब्रांच बनाई, वो क्या करते हैं, वो पैट्रोनेज देते हैं। किस चीज के लिए पैट्रोनेज देते हैं, अकाउंट्स लिखने के लिए, अकाउंट्स को लिखवाते हैं ये और अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखवाते हैं एग्जैजरेट करके। और जो इनके ब्रदर्स थे जो जिन्होंने इनसे पहले रूल किया उनके बारे में, मतलब जो चीजों को काफी वेग तरीके से उन चीजों का डिस्क्रिप्शन देते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि एक रिसर्चर है डेविस एलोन, और ये एक चीज को बताते हैं। वो क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि चंगेज खान के टाइम पर एक लीगल लॉ ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता था
और इस लॉ के अंदर क्या क्या चीजें फॉलो करी जाती थी चंगेज खान की, जो उसके अंडर है वो क्या क्या चीजें फॉलो करेंगे, कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, और उन्हीं रूल्स को क्या क्या कहा गया है, यशक। और ये एक डिक्री है, ये एक लॉ है जो किसने फॉर्मुलेट किया है, चंगेज खान ने। और ये क्या था, ये काफी फ्लेक्सिबल था अपनी फंक्शनिंग में। इससे क्या होता था, अगर यशक को लोग फॉलो करेंगे तो लोगों को एक्सेप्टेंस मिलेगा, चाहे वो अलग अलग एथनिसिटी के हों, चाहे वो अलग अलग हेट्रोजेनिटी के हों, चाहे वो अलग अलग कम्युनिटी के हों, तो भी उन्हें एक्सेप्टेंस मिलेगा चंगेज खान द्वारा। और क्या था, ताकि लॉयल्टी को प्रमोट किया जाए। और इसके अंदर कुछ रूल्स को लिखा गया था, ये एज अ लॉ था, इसको सबको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता था, बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता था, ट्रेड अच्छे से इंश्योर हो, ये भी इसके अंदर मैंडेट दिया गया था, तो इसको क्या कहा जाता था, यशक। ये एक लो था। आप, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ, बस आप इसको याद कर लीजिए। और यहाँ पर ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, इनको आप याद कर लीजिएगा। अब चंगेज खान के जो सक्सेसर हुए, उन्होंने इसको सेम रखा, इस कॉन्सेप्ट को। इसे क्या कहा उन्होंने, लीगल कोड ऑफ चंगेज खान, और इसे कहा यसा। इसी लीगल कोड ऑफ चंगेज खान को क्या कहा गया उनकी लैंग्वेज में, यसा। और इन्होंने क्या चेंज किया, बस थोड़ा सा चेंज किया, चंगेज खान ने जो चेंज किया था ना, उसे थोड़ा सा इसके अंदर रिफॉर्म किया। और इन्होंने क्या कर दिया, जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थी उसको रिजिड कर दिया, और कुछ कोडिफाई फॉर्म में कुछ स्टैंडर्डाइज्ड जो है पॉलिसीज बना दी, कि ये चीजें अगर पॉलिसीज, इन पॉलिसीज को फॉलो करोगे तो तुम्हें हम हमारे अंडर जो है सबऑर्डिनेट की तरह रख लेंगे। तो ये आपको याद रखना है। और इसी यसा को इंट्रोड्यूस सबसे पहले किसने करा था, चंगेज खान को, जिसको बाद में इसके सक्सेसर्स ने भी फॉलो किया। और इसी तरह से इस सेंट्रल एशियन रीजन में, इस मंगोलिया में, चंगेज खान से भी पहले कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसे लॉज बनाए थे, वो है मोसेस और सोलोमन। और इसी वजह से चंगेज खान को उनके साथ कंपेयर किया जाता है, उनके लॉज की वजह से। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन, सिचुएटिंग चंगेज खान एंड द मंगोल्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इसकी हेडिंग जो है ना, वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखिए, सिचुएटिंग चंगेज खान एंड द मंगोल्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। अब तक हमने इस चैप्टर में चंगेज खान के कुछ प्रोज भी देखे, कुछ कॉन्स भी देखे, कुछ नेगेटिव चीजें भी देखी, कुछ पॉजिटिव देखी। बट कंक्लूजन में हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चंगेज खान के बारे में समझेंगे, कि एक रूलर का कहीं ना कहीं ब्रूटल होना भी जरूरी है, तभी टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो पाएगा। बट मैटर क्या करता है कि उसने कैसी पॉलिसीज बनाई, उसकी खुद की प्रजा खुश थी या नहीं थी, जो उसके अंडर सबऑर्डिनेट्स थे वो खुश थे या नहीं थे, उनको साथ लेकर उसने अपनी रूलरशिप को बढ़ाया, उसने अपना एक्सपेंशन किया, या फिर उनको पीछे छोड़कर। वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब जब भी आज चंगेज खान का कोई नाम लेता है तो बेसिकली हमारे दिमाग में क्या आता है, कि वो एक कॉन्करर था, वो क्या था, डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज था, उसने हजारों में लोगों को मारा। ऐसे ऐसे मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में आते हैं। बट चंगेज खान कहाँ से था, मंगोलिया से था ना बेसिकली। क्या वहां के लोग भी चंगेज खान के बारे में ऐसा ही सोचते हैं? अब इससे हम एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, कि मान लीजिए हम, चलो इस एग्जाम्पल को हम लास्ट में लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम समझेंगे कि मंगोलिया के जो लोग हैं उनका क्या माइंडसेट है चंगेज खान को लेकर। तो वो सोचते हैं कि चंगेज खान ने मंगोलियन पीपल को यूनाइट किया, अगर चंगेज खान ना होता तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। मंगोलिया जो आज कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसका राइट टू एग्जिस्टेंस है खुद का, वही नहीं होता अगर चंगेज खान कभी इन ट्राइब्स को, कभी इनको यूनिफाइड ही नहीं करता। और चंगेज खान को वो देखते हैं कि इन्होंने, चंगेज खान ने हमें ट्राइबल वॉर से छुटकारा दिलवाया। चाइनीज जो है हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे काफी सालों से, बट जैसे ही चंगेज खान आया, तो चंगेज खान के आने पर तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बन गई। चाइनीज खुद डर गए, तो चाइनीज एक्सप्लॉयटेशन से भी किसने बचाया, चंगेज खान ने बचाया। ऐसा वहां के लोग सोचते हैं। और चंगेज खान ने ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर मतलब एक्सपेंशन बढ़ाया, ये सारी चीजें सोचते हैं। और चंगेज खान ही वो इंसान है जिसकी वजह से ट्रेड रूट रिस्टोर हो पाए, मार्केट्स इस्टेब्लिश हो पाए, जिन्होंने कई सारे ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट किया मंगोलिया की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। जैसे मार्को पोलो, जो कि मंगोलिया गए थे और वहां जाकर यात्रा वृतांत लिखते हैं, जो कि आज एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स बनकर निकला है, जिससे हमें पता चला कि चंगेज खान के टाइम पर ऐसी ऐसी चीजें हुई। तो ये सारी हमें चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद अब हमें और क्या देखने को मिलता है, हमें अच्छी चीजें और क्या समझ में आती है चंगेज खान से, वो ये है कि चंगेज खान ने इतना बड़ा टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। तो जब इतना एक्सपेंशन किया, तो जब अपना एक्सपेंशन कर रहा है तो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसको, उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहते होंगे, कुछ ने विलिंगली एक्सेप्ट कर लिया होगा। जो उसे एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहते, उन्होंने भी उसकी अथॉरिटी को कैसे विलिंगली एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसी क्या क्या चीजें की,
तो उसने उनको उनके कल्चर को रिस्पेक्ट देते हुए, उनकी एथनिसिटी को रिस्पेक्ट देते हुए अपने अंडर अडॉप्ट किया। तो ये एक ट्रू रूलर की पहचान होती है। तो ये भी हम चंगेज खान से सीख सकते हैं। उसके बाद चंगेज खान की हिस्ट्री को जैसे डॉक्यूमेंट किया है ना हिस्टोरियंस ने, वो कभी भी ये चीज नहीं समझ सकते कि चंगेज खान एक ट्राइबल पीपल होने के बाद भी इतना बड़ा नोमैडिक एम्पायर बना देता है, इतना बड़ा मंगोलियन एम्पायर बना देता है। वो कैसे? क्योंकि हमें देखने को मिलता है ना कि जो हिस्टोरियंस है ना, उन्होंने नोमैडिक एम्पायर, मंगोलियन एम्पायर, चंगेज खान का जो डिस्क्रिप्शन है ना वो काफी वेग दिया है। तो ये थोड़े चेंजेस होंगे मतलब टाइम आगे आगे। ये भी हमें देखने को मिलता है कि चंगेज खान ऐसा नहीं है जैसा हमें उसका हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर छोटा सा किस्सा दिया गया है तैमूर का, जिसने भारत के अंदर भी जो है प्लंडरिंग की थी। अब ये जो तैमूर है ना, ये कभी भी अपनी पोजीशन को रिकॉग्नाइज नहीं करवा पाता मंगोलियन एम्पायर के अंदर। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इस वजह से, ये जो तैमूर है ये डिसेंडेंट नहीं है चंगेज खान का, तो क्या है, ये सन इन लॉ है। तो अपनी अथॉरिटी को एक्सेप्टेंस दिलवाने के लिए आम जनता में अपने आप को ये क्या दिखाता है, डिसेंडेंट की तरह नहीं दिखाता, क्योंकि ये है भी नहीं डिसेंडेंट चंगेज खान का। तो ये था सन इन लॉ ऑफ चंगेज खान। इस तरीके से ये अपने आप को रिकॉग्निशन दिलवाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मतलब सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर। और जो बाबर, आगे चलकर हम देखेंगे ना, जो मुगल एम्पायर की भारत के अंदर नींव पड़ेगी वो कौन डालेगा? बाबर। और बाबर की जो मदर है वो तैमूर डिसेंडेंट से है, तैमूर डिसेंट से है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस चैप्टर के लास्ट में? इट हैज सीज्ड अपॉन चंगेज खान एज अ ग्रेट नेशनल हीरो who is publicly venerated and whose achievements are recounted with pride in Mongolia, not in Mongolia but also in the world. तो ये था हमारा चैप्टर। I hope you like the video. If you like, please hit the like button, subscribe to the channel. और अगर आपको हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।